कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे अध्ययन के यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। काफ़ी टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चल चुका है, आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। फटाफट से शानदार सेशन के लिए तैयार हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इसको जो अभी चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? भुगतान बैंक क्या होता है, यानी पेमेंट बैंक क्या होता है। तो पेमेंट बैंक का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराता है, यानी छोटे टाइप के जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसको उपलब्ध कराता है, तथा प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों यानी कि जिनकी कम आय वाले परिवारों, लघु कारोबारियों यानी छोटे बिजनेसमैन, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों को भुगतान एवं विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये अन्य बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों भी बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण तथा मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, किंतु समअवधि जमा, ठीक है, मियादी जमा तथा आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते। ये एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो पेमेंट बैंक होते हैं ये आपका एटीएम जारी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि लघु वित्त बैंक क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य रखा गया था वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, बचत माध्यमों का प्रावधान करना तथा छोटी कारोबारी इकाइयों, छोटे सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों एवं अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उन्नत तकनीक और कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण तथा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी लघु वित्त बैंक का जो उद्देश्य होता है वो छोटे कारोबारियों के लिए, छोटे सीमांत किसानों के लिए, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए तथा असंगठित क्षेत्रों की इकाइयों उन्नत तकनीक देने और कम लागत के परिचालनों के माध्यम से क्या करता है, ऋण और बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मुख्यतः बैंकिंग सेवा से वंचित या अल्प सेवा प्राप्त सबको जमा और ऋण जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। ऐसे समझिए कि ये बैंकिंग जो होती है वो क्या होती है, कि बैंकिंग सेवा से वंचित यानी कि जिनको नहीं मिल पा रही है सेवा बैंक की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिनको बैंक की सेवा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, बैंकिंग सेवा से वंचित या अल्प सेवा प्राप्त, ठीक है, यानी अल्प सेवा प्राप्त तबकों को जमा और ऋण जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। इन पर वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने पर आरबीआई के सभी मानदंड एवं विनियमन इस बाध्यता के साथ लागू होते हैं कि उन्हें अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोलनी होती हैं। यानी लघु वित्त बैंक को जो है, मतलब कह लीजिए कि इनको मानदंड और जो नियम फॉलो करने पड़ते हैं वो इसलिए कि उन्हें 25% जो अपनी शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह मोबाइल के जरिए बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करते हैं। यह ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी तथा आधार कार्ड की मदद से कार्य करते हैं। यानी ये जो फाइनेंशियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल के जरिए से बैंक की सुविधा प्रदान करते हैं, और यह ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी तथा आधार कार्ड की मदद से ये सब काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डीबीएस बैंक ने अप्रैल 2016 में भारत का पहला मोबाइल ओनली बैंक लॉन्च किया था। भारत का पहला मोबाइल ओनली बैंक लॉन्च किसने किया था? डीबीएस बैंक ने किया था। और कब किया था? 2016 में किया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के बारे में अगर हम जानें तो इस अधिनियम द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार रिजर्व बैंक को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत मतलब वाणिज्यिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? रिजर्व बैंक को दिया गया है। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर विभेदीकरण ब्याज दर योजना कब लागू की गई थी? तो ये 1972 में लागू की गई थी। बैंकों द्वारा जारी ऋणों में से एक निश्चित अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को रियायत दरों पर यानी कुछ छूटों के साथ, कुछ छूट के साथ दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये योजना कब चली थी? 1972
1972 में चली थी दोस्तों। आगे चलते हैं, बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जब ये 6 अन्य राष्ट्रीयकरण बैंकों किया गया था तो ये अनुसूचित बैंक थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1995 में शुरू हुई थी। इसका संबंध क्या है कि बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति। ठीक है, यानी कि जो बैंकों से संबंधित जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। कब? 1995 में। आगे चलते हैं, रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये 2003 में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी रोजगार क्रेडिट कार्ड की योजना? ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना मूल्यतः अत्यंत छोटे उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है, यानी कि जो छोटे तबके के जो उद्यमी होते हैं, कारोबारी होते हैं, या कह लीजिए उनको छोटा सा ऋण प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं, सरफेसी अधिनियम 2002 क्या है? इस अधिनियम का जो उद्देश्य है दोस्तों वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों, वित्त संस्थानों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों की रिकवरी का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि जो गैर निष्पादित संपत्ति हैं उसको रिकवर करने का अधिकार देता है। अधिनियम एनपीए की रिकवरी के लिए निम्न वैकल्पिक विधियों की व्यवस्था करता है। कौन कौन सा? कि भुगतान न होने पर गिरवी प्रतिभूतियों को जब्त कर लेता है, प्रतिभूतियों को संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेच देता है, उस कंपनियां संस्थानों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना। इस एफआई अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था, यानी कि सरफेसी अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? तो 2016 में किया गया था दोस्तों। इन संशोधनों के द्वारा रेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स तथा संपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभाविता बढ़ाने की कार्य किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य शब्दावलियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आता है दोस्तों आपका शाखा बैंकिंग क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। चलिए, तो प्रधान शाखा के निर्देशन में, जो बड़े शाखा हैं उनके निर्देशन में बैंक की छोटी शाखाओं द्वारा बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना शाखा बैंकिंग कहलाता है दोस्तों। नेट बैंकिंग क्या होता है? आप नॉर्मली आप जानते होंगे बैंक से जुड़ा रहता है, आप उसमें अकाउंट नंबर अपना देते हैं, मोबाइल आधार कार्ड लिंक करवाते हैं और उसमें मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं। इसके ज़रिए से आप क्या होता है कि इंटरनेट तथा कंप्यूटर की सहायता से आप क्या करते हैं, अपने बैंकिंग खातों का स्वयं संचालन व भुगतान कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज़ लेना है, ठीक है, उसको पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के ज़रिए से, रिचार्ज कर सकते हैं अपना नेट बैंकिंग के ज़रिए से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कोर बैंकिंग क्या होती है दोस्तों। कोर बैंकिंग में किसी वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें कोई भी शाखा दूसरी शाखा के खाते का विवरण देखने, जमा अथवा निकासी करने में सक्षम होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेफ्ट प्रणाली क्या होती है। तो दोस्तों जो नेफ्ट प्रणाली क्या होती है, यह एक खाते से दूसरे खाते में धन का स्थानांतरण करने की एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और इसके ज़रिए से धन राशि के स्थानांतरण में कुछ समय लगता है, इसलिए इसको रियल टाइम नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आरटीजीएस सिस्टम क्या होता है दोस्तों? आरटीजीएस सिस्टम का स्थानांतरण वास्तविक समय में होता है, यानी इसमें धन का जो स्थानांतरण होता है वो वास्तविक समय में होता है। इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है दोस्तों? 30 मिनट की होती है। इस सिस्टम से न्यूनतम 2 लाख या इससे अधिक की राशि एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम भेज सकते हैं। अधिकतम 10 धन स्थानांतरण की सीमा बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, एनईएफटी तथा आरटीजीएस का प्रबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ये सिस्टम क्या होता है। तो क्लियरिंग स्कीम के माध्यम से बैंक अपना खाता धारक की लिखित अनुमति के बिना, लेकिन उसकी सहमति से, अन्य संस्था को नियमित रूप से धन का स्थानांतरण करता है, जैसे ब्याज, वेतन, पेंशन, लाभांश। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आईएफएससी कोड क्या होता है दोस्तों। नॉर्मली हर बैंक में एक आईएफएससी कोड होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, और ये कितने कोड का होता है दोस्तों? ये 11 अंकों का होता है, जो प्रत्येक अंक के चेक पर छपा रहता है। इसके पहले के 4 जो अक्षर होते हैं वो बैंक का नाम होता है, अगला अंक जो होता है वो शून्य होता है, और अंतिम के जो 6 अंक होते हैं वो ब्रांच होता है। ठीक है, अब देखते हैं MICR कोड क्या होता है। तो दोस्तों बैंक चेक पर अंकित 9 अंकों का एक कोड होता है, जिसके 3 अंक बैंक शाखा के शहर का नाम होता है, अगला 3 अंक क्या होता है वो बैंक का नाम होता है, और अगला 3 अंक बैंक ब्रांच का नाम होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं टाइम डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा
जमाकर्ता से एक निश्चित अवधि के लिए, यानी जो जमा कर रहा है वाणिज्यिक बैंक क्या करती है, जो उस बैंक में पैसा जमा करता है उसकी एक निश्चित अवधि के लिए जो जमा राशि होती है उसको समयावधि जमा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आवर्ती जमा क्या होती है दोस्तों। यह एक प्रकार का टाइम डिपॉजिट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बैंक जमा एक मुफ्त ना प्राप्त करके मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पर प्राप्त करता है दोस्तों। अब देखते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। यह किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के नाम पर भुगतान के लिए बैंक के द्वारा जारी सपत्र होता है, जिसकी गारंटी जारी करता बैंक की होती है, यानी कि बैंक के द्वारा जारी होता है क्योंकि उसे भुगतान किया जा चुका है। अब देखते हैं लीवरेज अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो यह बैंकों का ऋण संपत्ति अनुपात प्रदर्शित करता है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा, बैंकों की ब्याज देयता उतनी ही अधिक होगी दोस्तों। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वित्त संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला आता है आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत की गई थी। वर्ष 1993 से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया था इसको। इसका उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक और अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त सहायता प्रदान करना। और इसका जो ऑफिस कहाँ है वो दोस्तों नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1956 में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश लिमिटेड क्या होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक क्या होता है। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों 5 जनवरी 1955 में। विश्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों की पहल पर की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय उद्योगों को माध्यम तथा दीर्घकालिक अवधि का वित्त पोषण प्रदान करना है। 1990 के दशक से आईसीआईसीआई ने अन्य विभिन्न प्रकार के बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में कार्य शुरू किया। इसका जो मुख्यालय कहाँ है वो दोस्तों मुंबई में है। और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ है, बड़ोदरा में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक कौन सा है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। एग्जिम बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। ठीक है, और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात और आयात में लगे संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने तथा निर्यातकों एवं आयातकों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। और एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो यह मुंबई में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक क्या होता है। तो इसकी स्थापना डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी, तो 9 जुलाई 1988 को आवास संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई। यह आरबीआई का एक अनुषंगी संस्थान है दोस्तों। कैसा संस्थान, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय आवास बैंक है वो आरबीआई का कैसा संस्थान है, तो ये अनुषंगी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। आगे है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये ग्रामीण एवं कृषि के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड ग्रामीण ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है तथा स्वयं वित्त पोषण विश्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का दोस्तों, तो ये मुंबई में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास लिमिटेड, तो पूर्णतः स्वायत्त संस्था के रूप में सिडबी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। और अति लघु तथा मझौले उद्योगों के वित्तीय प्रोत्साहन तथा विकास के लिए की गई थी इसकी स्थापना। इसके लिए यह राज्य वित्त निगम वाणिज्यिक बैंकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम को वित्त उपलब्ध कराता है तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1964 को हुई थी। ये औद्योगिक क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2004 से यह वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है। और आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये मुंबई में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत गांधीनगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी दोस्तों। आईएफएससी एक ऐसा अधिकार क्षेत्र होता है जो निवासियों तथा गैर निवासियों को विश्व स्तर की वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। फिर आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या होता है। तो दिसंबर 2008 में स्थापित भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
इसके उद्देश्य से देश में भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक वृहद बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, और इसका रजिस्टर्ड कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। अब आज का लास्ट टॉपिक है मुद्रा, यानी मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों ये चीज़ आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में तथा एक गैर बैंकिंग वित्त संस्थान के रूप में 7 अप्रैल 2015 को रजिस्टर्ड हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वित्त संस्थानों को पुनर्वित्त के रूप में वित्त सहायता सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित कर देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को विकास करना, यानी कि छोटे तौर पर क्षेत्र को क्या करना, सूक्ष्म क्षेत्र को विकसित करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का शानदार टॉपिक, शानदार सेशन, बहुत ही पसंद आया होगा आपको इस उम्मीद से। फिर मिलेंगे आगे के नए प्रश्न, आगे के नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।